हेलो दोस्तों। चलो आप सभी लोगों का स्वागत है जेई विथ मेरे साथ। और मैं आप लोगों को आज इंटीग्रेशन की इस सीरीज में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन में देखो ध्यान रहना, आप लोगों को दो सेशंस हम लोग बताएंगे। और हमारे पास में ये सेशन नंबर 1 या इसी को आप बोल सकते हो पार्ट नंबर 1 है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग इंटीग्रेशन को आधा सीखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। यानी कि इस वीक में आपको इंटीग्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो दिस इज़ अबाउट मी। बहुत सिंपल सी बात है जो मेरे बारे में आप लोगों को पता है, हर वीडियो में देखते हो। तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कैटेगराइज कर दूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन पढ़ने की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है। तो चलो, अगर कहीं आपको लगता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है सर, हमें मालूम होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है। चलो इसको बताते हैं, पहले इस डिफरेंस को देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हमारा डिफरेंस है क्या। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अलजेब्रिक फंक्शंस का। तो ये होता क्या है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, वो हो जाएगा 2x के बराबर। तो हमारे हिसाब से डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, 2x dx के बराबर। मतलब कि अगर हमने डिफ्रेंशिएट करके ये वाला टर्म लेके आए तो कोई तो तरीका होगा जो आप इस वाले टर्म से वापस इस वाले टर्म पर पहुंच सकें। यानी कि ये वाली प्रोसेस, जब आप किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस वाली प्रोसेस को अगर आप डिफ्रेंशिएशन बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, डिफ्रेंशिएशन, तो ये इस वाले तरीके से जब आप वापस इस पे जाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन। मतलब कि हमें वापस से y निकालना है, ध्यान रखना, y निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कर दो यानी कि साइन ये लगाया, तो देखो ये जो सांप के जैसा साइन आपको दिखता है, ये साइन जो है बेसिकली दिस रिप्रेजेंट फॉर द एस, यानी कि समेशन होता है ये बेसिकली। यानी उन छोटे 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 पार्ट्स को डिफरेंशिएट मतलब करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े करना, उन सारे टुकड़ों को एज अ सम लिखना। तो ये एस को ऊपर और नीचे जब हम लोग खींच देंगे तो वो कुछ साइन ऐसा बनता है, और इस साइन को हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तो क्या है, आप लोग 11th में हो, बहुत छोटे हो, आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो, बट जब आप आईआईटी में जाओगे, बीटेक करोगे, तो आपको दो साइन भी एक साथ मिलेंगे देखने के लिए, कई बार तीन साइन भी एक साथ मिलेंगे। तो इन दो साइन और तीन साइन को भी हमें आगे पढ़ना होता है, बट अभी हम लोगों को निपटना है एक सिंगल साइन से। मतलब कि हमारे हिसाब से इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x dx, ये लिखा है। तो हमारे हिसाब से dy इज इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस, एंड इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा, इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, हमें नहीं पता क्या है, मतलब कि y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस। लेकिन एक दिक्कत है, वो दिक्कत देखो हमारे सामने क्या है, यहां पे हम आपको सारी दिक्कत बताते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। यानी कि इन तीनों की तरह डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो इसका कितना आएगा 2x, इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा 2x, इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x। मतलब कि जब हमने डिफरेंशिएट किया, इससे डिफरेंशिएट किया तो यही आया, इससे डिफरेंशिएट किया तो यही आया, इससे डिफरेंशिएट किया तो यही आया। मतलब जो कांस्टेंट का रोल है वो डिफरेंशिएशन पर कोई खासा फर्क नहीं डाल रहा है। तो फिर करें क्या सर, लेकिन जब आप इससे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके y निकालोगे, यानी कि dx इक्वल टू 2x आया था, तो जब आपने इसको ऐसे लिखा dy इज इक्वल टू 2x dx, मीन्स इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया तो यहां से क्या आया, y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल होना चाहिए एक्स स्क्वायर। बट विच वन ऑफ देम, ये वाला आंसर होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा। तो यहां पर हमारी बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए हम आपसे बोल देंगे सजेशन के तौर पर कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप एक कांस्टेंट लगा दीजिए। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको निकालने के लिए कोई ना कोई डेटा आपको
दिया जाएगा। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कोई ना कोई डेटा दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप c की वैल्यू को चेंज करोगे, c एक कांस्टेंट है, बट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c हमारा कर्व डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है कि नहीं? डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वैल्यू ऑफ c कर्व विल बी डिफरेंट। तो हमारा कर्व कैसा आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो भी कर्व हमारा आ रहा है वो इसी के परिवार का आ रहा है। परिवार का होने का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू, अगर आप एक्स स्क्वायर बोलो, y इज इक्वल टू अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो, एंड y इज इक्वल टू अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोलो, तो जो भी है बट उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वजह से चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक नोट लगा के बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, जो अच्छे अच्छे टीचर्स लोगों को भी नहीं पता होता है, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आप किसी से भी पूछ लेना, वो इंटीग्रेशन का एक ही जवाब देंगे कि इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है समीशन ऑफ द एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस। जबकि ये मतलब नहीं होता है इसका। मतलब क्या होता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसको फिर से अच्छे से लैंग्वेज में लिखवा देते हैं हम आपको। यहां पे लिखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल is gives us the family of curve। क्या देती है हमें? फैमिली ऑफ कर्व। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है, वो हमेशा यही मानते हैं। आप किसी से भी पूछ लेना इनडेफिनेट इंटीग्रल, ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, फिर से कोट कर रहे हैं इस बात को कि हमारा जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, कौन सा इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम लोग? इनडेफिनेट जो इंटीग्रल है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो क्या देता है हमें? फैमिली ऑफ कर्व के बारे में आइडिया देता है। फिर से देख लो, फैमिली ऑफ कर्व। ये देखो हमने इसको dy इज इक्वल टू क्या लिखा था? 2x dx। और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया था दोनों साइड में, तो हमें किसका आइडिया मिला था? यानी कि ये हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आया था। c की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे हमें इस एक्स स्क्वायर की परवार मिलती चली जाएगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? तो ये फैमिली ऑफ कर्व को आइडिया देता है। जैसे हमने आपको बताया था कि dy बाई dx का क्या मतलब होता है? दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये क्या हो जाएगा हमारा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये हमारे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को शो कराता है। तो ध्यान से समझ लो, ये एक बड़ी सिंपल सी कहानी बताई है और अल्टीमेट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है। इसका फिजिक्स से अपना कोई लेना देना नहीं है, मैथ्स का पार्ट है ये पूरा टोटली। मैथ्स में बहुत बार पूछा जाएगा, हो सकता है आईआईटी किसी असर्शन रीजन में यही पूछ ले कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मतलब कि अगर कहीं आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया और आपने सी लगाना भूल गए, तो समझ लो आपने महापाप कर दिया, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने किस कर्व का डिफरेंशिएशन करके वो फंक्शन लाए थे। यानी सी इज द मस्ट बी नेसेसरी फॉर इंडेफिनेट इंटीग्रल। सर ये इंडेफिनेट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है ये और बता दो। तो देखो इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं हमारे। कौन कौन दो तरीके के होते हैं? इंटीग्रेशन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी हमारी हो गई डेफिनेट इंटीग्रल, एक कैटेगरी हमारी हो गई इनडेफिनेट इंटीग्रल।
एक कैटेगरी कौन सी हो गई हमारी, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट इंटीग्रल को हमेशा आप ऐसे लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में आपकी लिमिट भी दी रही होती है कि आपको फिक्स होता है कि आपको क्या निकालना है। तो ध्यान रखना है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि ये एरिया देता है इसके साथ में, सीधी सिंपल सी बात। तो ये दोनों चीजें हमने आपको कैटेगराइज करा दी। अभी हमने सिर्फ थ्योरेटिकली देखा है, अभी हमने ये नहीं देखा है कि मतलब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते कैसे। मतलब कि आप बस इस बात को मजबूती से पकड़ के लटक जाइए कि हमें क्या चीज समझ में आने वाली है। ध्यान रखना है दिस इज अल्टीमेट इंपॉर्टेंट। किसी को नहीं पता होता है, अच्छे अच्छे 15-15 20-20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज को ये आइडिया नहीं होता है। आप किसी से एज अ टेस्ट पूछ लीजिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल बता दो, तो बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेंगे कि जो ये बता पाए कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व देता है। जनरली उनको यही लगता है कि एरिया अंडर द कर्व। व्हाई, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व हर एक बुक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट फैमिली ऑफ कर्व के बारे में किसी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए बुक्स तो आजकल पढ़ते नहीं है लोग, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है। बुक्स में बहुत कुछ छोटी छोटी बातें छुपी रहती हैं। फैमिली ऑफ कर्व कैसे आया वो हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि हमने 3 चीजें थी हमारे पास, 3 कर्व थे, एक ही परिवार के थे, मतलब कि उनमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क था। तो तीनों को डिफरेंशिएट किया तो हमारा डिफरेंशिएट सेम आया, डिफरेंशिएशन सेम आया। अब उस डिफरेंशिएशन में से आपने क्या गारंटी है कि आपने इसी वाले का डिफरेंशिएशन उठाया था या इसी वाले का उठाया था या इसी वाले का उठाया था। आपने उठाया, उसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब ये आ गया, लेकिन इसमें हमें नहीं पता था, इसलिए हमने इसको सी लगाया। और सी लगाना इंडेफिनेट के केस में, इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में बहुत बहुत जरूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपको। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ये चीजें करनी कैसे थी। चलो ये भी हमने आपको बता दिया कि कैसे हमने फैमिली ऑफ कर्व की बात करते हैं और कैसे इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। दिस इज द मस्ट नेसेसरी। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट असर्शन रीजन में एज अ नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया है, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब हमारा अगला पार्ट आता है सर हाउ टू इंटीग्रेट, how to integration did। हाउ टू इंटीग्रेट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, सबसे पहली केस है हमारी यहाँ पे अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का इंटीग्रल, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर हम इसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, फिर अगला हम लोग पढ़ लेंगे लॉगरिथमिक, इसमें भी हमें ऐसे ही पढ़ना है। और फिर अगले लॉगरिथमिक के बाद में एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सब हो गया। तो उसके बाद में फिर हम लोगों को रूल पढ़ने हैं। एक तो अपना नॉर्मल हो गया, और उसके बाद में सेकंड इसमें जो रूल पढ़ने हैं वो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा होता है बाई पार्ट्स, सबसे पहली कैटेगरी। बी नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ना है। देखो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा लोग टफ मानते हैं, बट इतना टफ नहीं है अगर कहीं आप चीज़ों को देखेंगे। दूसरा हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है हमारा वाई पार्ट्स। ये दोनों मेथड्स हम लोगों को देखने हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ में अपनी क्लास में आज की आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, धमाका करने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर। चलो अलजेब्रिक फंक्शंस का हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज द रूल ऑफ द गेम, और इसको कैसे प्रूव किया था हमने ये भी बता दिया था।
अगर कहीं हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, देन इंटीग्रल y dx क्या होगा? तो इसको करने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, x की पावर n dx। तो रूल ऑफ द गेम होता है इसमें कि पावर में एक ऐड कर दो और एक उसी पावर से डिवाइड कर दो। यहाँ पे जो पावर हमारी मल्टीप्लाई में आ रही थी, अब हमारी जो पावर इसमें क्या कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, प्लस सम कांस्टेंट c। एक कांस्टेंट c लगाना है, क्योंकि क्यों लगाना है, c नहीं लगाया तो आपने समझ लो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी है आपको डिफरेंशिएशन करते हुए। यानी कि हमें देखो, हमारे पास में इतना दिमाग फास्ट काम नहीं करता है। अगर आपका काम करता है तो आप सोच सकते हो, आपको सोचना है कि ये किस चीज का डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन किस चीज का होगा। तो लो भैया इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर आपको यकीन नहीं है आपका यही आंसर आ जाएगा। आप इसको यकीन नहीं है तो आप करके देख लो, आपका यही आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बोले 2x y इक्वल टू, तो इंटीग्रल y dx हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 2x dx। तो क्लियरली 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो x dx हमारे रूल के हिसाब से ये किसके बराबर होना चाहिए, पावर में एक जोड़ दिया तो 2, और जितनी पावर आई उससे 2 से डिवाइड प्लस सम कांस्टेंट, इससे ये कैंसिल आउट कर दो तो ये किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो यहां तो छोटा सा क्वेश्चन है कि आप सोच लो कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। बट कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर कहीं हमें आपसे बोला y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका इंटीग्रल जो होगा वो इंटीग्रल का साइन होता है y dx, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। आपको ये बात पता होनी चाहिए, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन में ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू, अगर एक्स क्यूब की बात करें, y इज इक्वल टू रूट एक्स की बात करें, y इज इक्वल टू 1/x की बात करें, तो आप 1/x को लिखोगे x की पावर -1। तो इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन इस वाले मेथड से नहीं होता है, वो हम आपको बता देंगे कि क्यों नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, y इक्वल टू ln x का डिफरेंशियल क्या होता है, सर 1/x। तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ln x। इसलिए नहीं होता है, यानी कि y dx का इंटीग्रल जो होगा वो, यानी कि 1/x dx का जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर होगा, ln x के बराबर। और इंडेफिनेट है तो एक कांस्टेंट c लगा देंगे। तो ये हमने इसलिए मना कर दिया था। तो चलो इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x³ dx। फटाफट सर पावर में एक जोड़ दो और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, एक c लगाना मत भूलो, गलती हो जाएगी। इसका इंटीग्रल कितना होगा, रूट एक्स dx का, बोलो, x की पावर हाफ, यानी कि x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सम कांस्टेंट, यानी कि 2/3 इंटू एक्स रूट एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो आपको ऐसे ही इंटीग्रेशन छोटे छोटे आएंगे अलजेब्रिक फंक्शन में। मतलब कि हम सीख गए हैं सर कि y इक्वल टू एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन हम लोगों को कैसे निकालना है, ये हम लोगों ने सीख लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया। चलो तो सर ये सीख लिया अलजेब्रिक में। अगर कहीं हम आपसे बोलें y इज इक्वल टू x³ प्लस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, सर dy/dx सर y dx निकाल दो, यानी इंटीग्रेशन निकाल दो। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx, अलग अलग कर दो, 4x³ dx प्लस 3x² dx प्लस 2x dx प्लस 5x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, पावर 4/4 प्लस इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, x³/3 प्लस इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2x²/2 प्लस इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 5x प्लस सम कांस्टेंट आपको लगाना नहीं भूलना है। अगर आपने कांस्टेंट भूल गए तो आपने सबसे बड़ा पाप कर दिया, ये समझिए। तो यहाँ से सब कुछ कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 4x³ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस सी। दिस इज अवर इंटीग्रल y dx, यानी कि आपका जो इंडेफिनेट इंटीग्रल आया उसकी वैल्यू कुछ ऐसे निकलेगी। दिस इज अवर आंसर।
तो आपने इंटीग्रेशन का मेथड होपफुली सीख लिया होगा कि कैसे हमें इंटीग्रेशन करना है सॉल्व और कैसे हमें चीज़ों को निकालना है।